हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था हमारा इंट्रोडक्शन के पार्ट तक। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे आपको को बता के चलता हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक। हालांकि सेक्शन 4 तक है, लेकिन हम डिस्कस करने वाले सिर्फ सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक। और सेक्शन 3 डेफिनेशन पार्ट है, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पार्ट अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। और अगर आपने वो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे मटेरियल इजीली अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट एक मिनट। इंडियन एविडेंस एक्ट एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, जो कि बात करेगा सेक्शन 1 to 4 के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले सेक्शन 1 से लेकर 3 के बारे में। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आज के सेशन के अंदर। तो हमारा टॉपिक है सेक्शन 1 पढ़ना है, जो कि बात करेगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट की। चैप्टर सेक्शन 2 पढ़ना है हमें। इसके अंदर हमें जो इसकी डेट है ये हमें याद रखनी है। आजकल प्री में ये डेट भी पूछी जा रही है। उसके बाद हमें देखना है सेक्शन नंबर 3, जो कि बात करेगा डेफिनेशन। अपने आप में एक डेफिनेशन क्लॉज है, इसको हम लिख देते हैं डेफिनेशन क्लॉज। और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूरे पूरे बनते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब एक बार देख लेते हैं कि हमें डेफिनेशन कौन कौन सी पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर। कोर्ट है, फैक्ट है, रेलिवेंट है, फैक्ट इन इशू है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, प्रूव है, डिसप्रूव है और नॉट प्रूव है। इनको हमें पढ़ना है एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है सेक्शन बेटा पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 1, जो कि बात करेगा अपनी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। अब एक एक करके पढ़ते हैं। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सेक्शन 1 सबका यही बोलता है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब इसमें क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि सर कब से। तो ये होगा 31/10/2019 से। सर कैसे? बाय एनफोर्समेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। ये बात ध्यान रहेगी। अब ये उठता है सवाल कि सर ये एविडेंस एक्ट किस किस पे लागू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एविडेंस एक्ट किस किस के ऊपर लागू होगा, कौन कौन सी बातों पे लागू होगा। अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। पहली बात किस पे लागू होगा? सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लागू होगा, ये होगी पहली बात। दूसरा, हर एक कोर्ट मार्शल में होगा, लेकिन कौन सी कोर्ट मार्शल में नहीं होगा। इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, इनमें तो होगा, लेकिन कौन सी में नहीं होगा? अदर देन कोर्ट मार्शल ऑफ, पहला कोर्ट मार्शल ऑफ आर्मी एक्ट, इस पे लागू नहीं होगा। कोर्ट मार्शल ऑफ नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इस पे लागू नहीं होगा। कोर्ट मार्शल ऑफ इंडियन नेवी एक्ट, इस पे लागू नहीं होगा।
कोर्ट मार्शियल ऑफ एयरफोर्स एक्ट इस पे भी लागू नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि किस पे लागू नहीं होगा, तो ये चार तो हैं ही, नॉट एप्लीकेबल। और इसके साथ साथ किस पे और लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल टू होम, पहला एफिडेविट्स के ऊपर ये लागू नहीं होता, इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स के ऊपर लागू नहीं होता। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो आर्बिट्रेटर के सामने की गई है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये बात समझ में आती है। किस किस पे लागू हुआ, पहला तो हुआ सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर, सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे हुआ, कोर्ट मार्शल्स पे हुआ, लेकिन किस पे नहीं, आर्मी एक्ट के कोर्ट मार्शल्स पे नहीं होगा, नेवल डिसिप्लिन के एक्ट पे नहीं होगा, इंडियन नेवी पे नहीं होगा, एयरफोर्स पे नहीं होगा, और एफिडेविट्स पे नहीं होगा, और आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स पे नहीं होगा। यहाँ तक कि हमें बात समझ में आती है। इसमें हमने देखा कि कौन सी प्रोसीडिंग पे होगा और कौन सी प्रोसीडिंग पे नहीं होगा, और यही आपके प्री में भी बार बार पूछा गया है। आपके प्री में ऐसे पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल टू होम, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग, आर्मी एक्ट, एफिडेविट और आर्बिट्रेटर। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्योंकि लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये बात ध्यान रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर हम बात करें इन कंटेक्स्ट ऑफ सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में हमें दे रखा है सेक्शन 2I ऑफ सीआरपीसी। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग देख लेते हैं होती क्या है एक्चुअली में। एन इंक्वायरी इज जुडिशियल इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज टू डिटरमाइन द जूरल रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन। कोई भी इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग तब मानी जाएगी जब उसका मेन उद्देश्य क्या है, उन व्यक्तियों के बीच में या उन ग्रुप के बीच में जुडिशियल संबंध स्थापित करने का हो। तो हम क्या बोलेंगे, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। अब 2I की जो वो है प्रोसीडिंग है, या सेक्शन 2I ऑफ सीआरपीसी है, उसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग की हमें डेफिनेशन क्या दे रखी है वो भी देख लेते हैं। अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ये डेफिनेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा कि सीआरपीसी में जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ दे रखी है, क्योंकि ये आपसे प्री का क्वेश्चन बनता है। ये बात ध्यान रहेगी। आई थिंक यहाँ तक आपको कुछ ना समझ में आए ऐसे कोई बात अभी तक नहीं हुई होगी। सिंपल सिंपल बात बता रहा हूँ, कनेक्ट करके बात बता रहा हूँ कि इसका प्रोविजन आपको और कहाँ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सेक्शन नंबर 2 में आपका होमवर्क होगा। अब आपका आज का होमवर्क ये है कि सेक्शन नंबर 2 जो कि रिपील्ड हो गया था, वो कौन से एक्ट से रिपील्ड हुआ था, इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वरना मैं तो बताऊंगा ही। क्योंकि आजकल ये भी पूछ रहे हैं कि कौन से एक्ट से रिपील हुआ था, उसका ईयर पूछ लेते हैं, इसलिए ये आपका आज होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन कोर्ट की। किसकी आती है, कोर्ट की डेफिनेशन आती है। अब देख लेते हैं क्या बोलता है कोर्ट की डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलती है कोर्ट मीन्स एंड इंक्लूड क्या क्या, ऑल जजेस 1, ऑल मजिस्ट्रेट 2, लेकिन कौन नहीं होगा, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर 3, और कौन होगा, एंड ऑल पर्सन हु आर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस 4।
कोर्ट के अंदर हमने बात करी है 4 आदमियों की, जिसमें एक जज है, एक मजिस्ट्रेट है, एक आर्बिट्रेटर है और एक ऐसे पर्सन है जो कि ऑथराइज होते हैं लीगली किसी भी ओथ को लेने के लिए, किसी भी एविडेंस को लेने के लिए। लेकिन 4 में से एक आदमी ऐसा है जो कोर्ट नहीं माना जाएगा, और वो आदमी कौन है हमारा? वो हमारा आदमी है आर्बिट्रेटर। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं आपके लिए, हु इज नॉट इंक्लूड इन डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। डेफिनेशन ऑफ कोर्ट, तो कौन कौन है? जज साहब हैं, बिल्कुल है सर। मैजिस्ट्रेट साहब हैं, बिल्कुल है सर। और कोई ऐसा आदमी है जिसको कि लीगली तौर पे ऑथराइज कर रखा है, वो भी है सर। लेकिन कौन नहीं है? आर्बिट्रेटर नहीं है। तो इस डेफिनेशन से हमें ये तो समझ में आ गया कि कोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो जज साहब कोर्ट माने जाएंगे। आप जज साहब अपने आप में कोर्ट माने जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब अपने आप में कोर्ट माने जाएंगे, और जो ऐसे पर्सन है जो लीगली ऑथराइज है वो अपने आप में कोर्ट माने जाएंगे। लेकिन आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रहेगी। अब हम देख लेते हैं इसके अलग से, इसकी अगर हम ब्रीफ डेफिनेशन पढ़ें या ब्रीफ इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है आर्बिट्रेटर इज नॉट अ कोर्ट। ये बात ध्यान रहेगी। बिसाइड्स इट्स कंज्यूमर फोरम, कमीशन आर ऑल्सो नॉट कोर्ट। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा वेदर अ कंज्यूमर फोरम अ कोर्ट और नॉट, तो नहीं है। और ये बात कौन से केस में हेल्ड हुई थी? ये हेल्ड हुई थी फिएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डॉक्टर जाहिद हुसैन जिलानी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ कोर्ट इज नॉट अ, अपने आप में पूर्ण नहीं है। और ये डेफिनेशन सिर्फ एविडेंस एक्ट तक ही सीमित है, क्योंकि अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 20 में दे रखा है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर हम बात करेंगे सीआरपीसी में सेक्शन 20 में दे रखा है कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अगर हम इस डेफिनेशन को इससे कंपेयर करें, सेक्शन 3 की डेफिनेशन को सेक्शन 20 सीआरपीसी की उससे कंपेयर करें, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो इसका ऑरा है सेक्शन 3 एविडेंस का, वो एविडेंस तक ही सीमित है, वो सीआरपीसी में नहीं जाएगा। अब अगर वो सीआरपीसी में नहीं जाएगा तो ये एविडेंस अपने आप में क्या नहीं है? एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब अपने आप में ये डेफिनेशन कोड की अपने आप में संपूर्ण नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अब देख लेते हैं। दिस डेफिनेशन इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट एंड शुड नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड द लेजिटिमेट स्कोप। इट इंक्लूड बोथ जज एंड जूरी। आई थिंक आपको ये सारे रेलिवेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली डेफिनेशन है फैक्ट के बारे में। अब जो फैक्ट होते हैं वो हमारे फिजिकल भी हो जाते हैं और हमारे मेंटल भी हो सकते हैं। और मेंटल को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल, ये हमारे दो तरीके के फैक्ट होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट, जिसको कि हम साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ उन डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के लिखा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अब अगर हम बात करें फैक्ट की, जो कि फिजिकल फैक्ट है, अब फिजिकल फैक्ट हम क्या देख सकते हैं? फिजिकल फैक्ट एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ दैट थिंग। क्या बोला? एनीथिंग एक,
स्टेट ऑफ थिंग 2, रिलेशन ऑफ थिंग 3, जो कि केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको कि हम अपने इंद्रियों से महसूस कर सकें, वो क्या होंगे? फिजिकल फैक्ट होंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मान लो, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है। ये कोई थिंग हो गई। अब ये कहाँ पड़ी हुई है? टेबल पे पड़ी हुई है। ये इस बॉक्स की दशा हो गई, और ये बॉक्स मनीष का है। तो इस बॉक्स का संबंध मनीष से क्या है? और इस बॉक्स को हम छू सकते हैं, इस बॉक्स को हम देख सकते हैं, इस बॉक्स को हम फेंक सकते हैं, इस बॉक्स को हम तोड़ सकते हैं, इस बॉक्स को हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेंसेस यूज हो रहे हैं। तो ऐसे चीज जिसको कि हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, ऐसे फैक्ट जिसको हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, वो हो गए फिजिकल फैक्ट। और ऐसे फैक्ट जिसको हम अपने इंद्रियों से महसूस ना कर सके लेकिन हम उसकी होने का पता लगा सके, वो होगा मेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट। कैसे? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ऐसी कोई भी मानसिक स्थिति जिससे कि हम ये पता लगा सके वो आदमी होश में है या नहीं, वो क्या होगा? साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्ट। अब इसी को आगे और बढ़ाते हुए और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब मैंने आपको बताया था फैक्ट कितने तरीके के होते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, और दो और होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम बात करें फिजिकल और साइकोलॉजिकल की, फिजिकल फैक्ट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्ट। फिजिकल कौन से होंगे? एक्सटर्नल। साइकोलॉजिकल कौन से होंगे? इंटरनल फैक्ट। ये बात ध्यान रहेगी। द सब्जेक्ट परसेप्शन बाय 5 सेंसेस कॉल्ड फिजिकल, बताया था मैंने आपको। फैक्ट ऑफ विच अ पर्सन इज मेंटली कॉन्शियस एंड विच कैन नॉट बी फिजिकली ऑब्जर्व्ड आर नोन एज साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये बात ध्यान रहेगी। जिसको कि हम अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते लेकिन उसके बारे में हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं, तो वो कौन से होगा? मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे, तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट के अंदर हम कुछ उसके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हमने बात की थी फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में। फिजिकल फैक्ट विच आर केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कैसे? चाकू है, छू सकते हैं, देख सकते हैं। गन है, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ब्लड स्टेन्स हैं, खून के धब्बे। कपड़ा, इन सबको हम अपनी सेंसेस से देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, सूंघ सकते हैं। बंदूक चली, उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। ये सभी, इनको इनको हम अपने सेंसेस से क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, ऑल आर ऑब्जर्व बाय सेंसेस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट पे। साइकोलॉजिकल फैक्ट, एनी पर्सन इज कॉन्शियस बट दे कैन नॉट बी मेड perceivable बाय सेंसेस। अब भैया कोई आदमी होश में है, आदमी सो रहा है लेकिन मरा नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? दैट, एग्जाम्पल देख लो इसका, पहले एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। दैट हु वॉज मर्डर्ड, ए इज अ फैक्ट बट दैट बी वॉज सर्चिंग हिम ए सिंस yesterday इज अ मेंटल फैक्ट। समझ में आया? अब भैया वो आदमी अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, वो उसके सोच को थोड़ी पकड़ लोगे। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई का खून करना है। अब मिस्टर एक्स की इंटेंशन को क्या आप पकड़ सकते हो?
क्या उसे महसूस कर सकते हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं ना। तो ये हो गए साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब मैंने आपको बताया था ये तो होते ही हैं, और फिर एक और होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग इज पॉजिटिव फैक्ट, और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थिंग इज नेगेटिव फैक्ट। अगर वो है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है, सिंपल सी बात। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है कि पैटर्न, एक जूरिस्ट थे, उन्होंने फैक्ट के बारे में क्या किया, क्या कहा गया उन्होंने कहा फैक्ट इज द रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटी। फैक्ट एक ऐसा कच्चा माल है जिसके बेसिस पर लॉ क्या कर सकता है, राइट और ड्यूटी बना सकता है। दोबारा देखते हैं। फैक्ट इज द रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके अगर आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो इसकी इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ बोला, या किसी आदमी की किसी तीसरे के प्रति कोई भावना मन में, उसकी रेपुटेशन, ये सभी फैक्ट में आता है। और इसके लिए आप इसकी सारी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन सारी पढ़ेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं अगली डेफिनेशन, जो कि बात करता है रेलेवेंट की। किसकी बात करता है? रेलेवेंट की। और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? 5 से लेकर 55 तक। ये बात ध्यान रखना। अब ये रेलिवेंट देख लेते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट कब माना जाएगा या सुसंगत कब माना जाएगा? व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर फैक्ट, जब वो किसी दूसरे फैक्ट के साथ इस तरीके से जुड़ा हो, बाय एनी ऑफ द वे, किस तरीके से, जो कि हमें दिए गए हैं सेक्शन 5 से 55 के अंदर। मतलब मोटा मोटी इसने ये बोल दिया गया कि अगर कोई एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से 5 से लेकर 55 के बीच में जो प्रोविजन है उनमें लाई करते हुए जुड़ता है तो हम उसको रेलिवेंट बोलेंगे। अभी आपको सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद रखनी है, आगे 5 से 55 में क्या है उसके बारे में सोचना नहीं। ये बात समझ में आती है। अब रेलिवेंट के बारे में हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। टू देर आर टू मीनिंग ऑफ रेलिवेंट। पहला हो गया कनेक्टेड और दूसरा हो गया एडमिसिबल। अब स्टीफंस ने रेलिवेंस के बारे में क्या बोला था? रेलिवेंसी मीन्स connection of events as cause and effect. This connection should be accordance to the provision of 5 to 55. समझ में आ गई? अब इसने बोला गया एग्जाम्पल सेक्शन 24 इज कनेक्टेड विद 28। कैसे? जब हम पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट को तो सेक्शन 24 में लिख रखा है कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आर नॉट रेलिवेंट। लेकिन वही 28 में बोल दिया गया कि अगर उसमें से इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हटा दिया जाएगा तो वो रेलिवेंट हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में हो गई, आपस में जुड़ गई। अगर वो तीन एलिमेंट इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस हटा दिए जाए 24 में से, तो 28 तो बोल रहा है कि हाँ भैया उसको एडमिसिबल कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ऐसे हमें चीज़ों को याद रखना। ये हो गई रेलिवेंट की बात। अगला फैक्ट इन इशू, इसको मैं बोलूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या कहता है फैक्ट इन इशू? एनी फैक्ट ऑफ विच आइदर बाय इटसेल्फ, या तो कोई फैक्ट खुद या वो किसी के साथ जुड़ करके क्या करे, इज कनेक्टेड विद अदर फैक्ट,
क्या करेगा, या तो वो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में बोलेगा या किसी फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बोलेगा। द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, और वो क्या बताएगा उस फैक्ट के नेचर और एक्सटेंड, उसके उस फैक्ट के राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी के बारे में बताएगा, जिसको कि हमने स्वीकार किया हो या जिसको कि हमने मना किया हो किसी भी सूट प्रोसीडिंग में। तो वो होता है फैक्ट एंड इशू। और इसका एक, अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज में, तो इसका नाम हम बोलेंगे झगड़े की जड़, और इंग्लिश में बोलेंगे तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मतलब ये है कि जब भी न्यायालय में कोई केस जाएगा तो भैया कोर्ट पहले ये देखेगी भाई झगड़े की जड़ क्या है, फैक्ट एंड इशू है क्या, वो देखेंगे। वो जो फैक्ट पेश किए गए हैं क्या वो वाकई में एग्जिस्टेंस में हैं, क्या जो ये बातें की जा रही हैं पार्टी उनको एक्सेप्ट कर रही है, मना कर रही है, ये सब बातें देखी जाएगी। इसी को हम बोलते हैं फैक्ट एंड इशू। अब देखते हैं फैक्ट एंड इशू के बारे में। मैंने आपको अभी बताया था, ऑल्सो नोन एज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। फैक्ट एंड इशू, फैक्ट एंड इशू मीन्स a fact which is in disputed and on the basis of which judgment of the case is based। जो फैक्ट विवाद में था उस फैक्ट के बेसिस पर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, वो होता है फैक्ट एंड इशू। अ फैक्ट विच इज नेसेसरीली एलिमेंट ऑफ एनी राइट और लाइबिलिटी, वो होता है फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेन फैक्ट एंड दे आर द बैकबोन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। भाई जब तक फैक्ट एंड इशू नहीं होगा तब तक लीगल प्रोसीडिंग चालू भी नहीं हो सकती। एंड आर फ्रेम बाय द कोर्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट एंड इशू फ्रेम कौन करेगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फ्रेम द फैक्ट एंड इशू। यहां तक की बात समझ में आती है। इसके सारे इलस्ट्रेशन आप एक्ट में से पढ़ेंगे तो आपको चीज और क्लियर हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है, आगे देखते हैं। अगली डेफिनेशन हमारी डॉक्यूमेंट की। डेफिनेशन किसकी है, डॉक्यूमेंट की। और यही डेफिनेशन हमारी सेक्शन 29 आईपीसी में भी है। सेम डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। एनी मैटर वेदर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड, कोई भी ऐसा मैटर चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो डिस्क्राइब हो, किसके ऊपर, अपॉन एनी सब्सटेंस। अब किस तरीके से, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, जिसको कि हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पर यूज कर सके, वो हो गया डॉक्यूमेंट। सपोज कर लो ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ये आपका एक पेज है, ये आपका पेज है। अब इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, अब चाहे वो ABCD लिखा हो, चाहे वो 1 2 3 लिखा हो, चाहे वो मार्क्स लिखे हो कुछ, अगर हम इस पेपर को कोर्ट में एज एविडेंस पेश कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट है। अब इसमें सब्सटेंस क्या हुआ, ये पेपर, और मैटर क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ है। चलो पेपर छोड़ो, ये एक पेन मार दो, ये एक पेन मार दो, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर ये तो हो गया
सब्सटेंस, पूरा पेन। और ये जो लिखा हुआ है ये हो गया मैटर। अब चाहे इस कंपनी का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कोड वर्ड हो, चाहे एक्स वाई कुछ भी हो, तो जरूरी नहीं है कि ये पीस ऑफ पेपर ही डॉक्यूमेंट होगा, ये पेन भी हो सकता है। कैसे? अब मान लो इस पेन से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब कहने का ये है कि जो भी हम एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश करें, क्या करें? एज अ एविडेंस, जिसको भी पेश किया जा सकता है, वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी डेफिनेशन 29 में दे रखी है। आई होप आपको ये डेफिनेशन अब समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आजकल खूब बन रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो मैटर है वो आपका किस फॉर्म में है? ऑप्शन ए लेटर, ऑप्शन बी फिगर, ऑप्शन सी मार्क्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और अगर इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन है, सपोज कर लो लिखा आ गया नंबर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इन इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं और एविडेंस की डेफिनेशन ना पढ़ें तो ये कैसे हो सकता है? तो एविडेंस एक्ट के अंदर एविडेंस की डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन 3 के अंदर। दो तरीके के होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल वो होंगे जो कि कोई भी स्टेटमेंट होगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में होंगे या स्टेटमेंट के अलावा होंगे वो होंगे डॉक्यूमेंट्री। डेफिनेट पढ़ लेते हैं। ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट, क्या करिए? परमिट कर रही है या रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट, या बोल रही है कि भैया हमारे सामने वो स्टेटमेंट रखी जाए। किसके द्वारा? विटनेस के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। क्या है? स्टेटमेंट कौन परमिट कर रहा है? कोर्ट। किसके द्वारा होनी चाहिए? विटनेस के द्वारा। सिंपल, दो बातें समझ में आ गई। किसके संबंध में? इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इशू, उस फैक्ट के लिए जो कि विवाद में है। जो विवादित फैक्ट है उससे संबंधित कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको कि कोर्ट अलाउ करे, परमिट करे, जिसको कि कोर्ट बोले कि आप अपने विटनेस के द्वारा, गवाहों के द्वारा कोर्ट में पेश करो, वो सभी स्टेटमेंट क्या होंगी? वो सभी स्टेटमेंट होंगी हमारी ओरल स्टेटमेंट। कौन सी? ओरल। अब इनके अलावा जो कोई भी स्टेटमेंट है जो कि चाहे वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जिसको कि हम कोर्ट में इंस्पेक्शन कर सकें, वो क्या होंगी? वो होंगी हमारी डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। This statement of kind of evidence rather than the definition of evidence. The definition is defective, अपने आप में पूर्ण नहीं है। It includes only two kinds of evidence, but that does not means there cannot be any other. अन्य एविडेंस भी हो सकते हैं। इसमें खाली दो ही बोल रहे कि इसलिए अपने आप में संपूर्ण नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। When a judge inspects the scene of occurrence of and draw a chart on it, that is also an evidence. इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमस्टांशियल बोलते हैं। सर्कमस्टांशियल बोलते हैं इसको। It is neither oral statement of a witness nor a documentary. बिल्कुल सही बात है। But in a way of a document,
मतलब ये बोला गया है कि जो डेफिनेशन में बोला गया है ना कि खाली ओरल होंगे और वो डॉक्यूमेंट्री होंगे, इनके अलावा भी और एविडेंस होते हैं, इसीलिए ये डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण नहीं है, सही नहीं है। एविडेंस और भी बहुत सारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि और भी कई तरीके के होते हैं, तो वो डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल है, रियल और पर्सनल है, ओरिजिनल और अनओरिजिनल है, सब्सटैंटिव और नॉन सब्सटैंटिव है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस है, ये सभी है। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। अगर हम इनके बारे में पढ़ें एक एक करके, तो क्या कहता है डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल के बारे में। डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल के बारे में, डायरेक्ट मीन्स एनी फैक्ट विच विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर फैक्ट prove the existence of the fact in issue. It is generally of superior cognizency. Its advantage is that there is only the source of error, fallibility और testimony. मतलब डायरेक्ट वो हो गए जो हमें सीधे सीधे प्राप्त हुए हैं, उसमें किसी तीसरे आदमी की कोई उसमें इंटरवेरेंस नहीं थी। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज ट्राइड फॉर सेटिंग फायर टू द हाउस ऑफ बी, डिपोज दैट ही सॉ ए सेटिंग अ फायर ऑफ द हाउस। भैया बी ने ये बोला कि मैंने देखा था उसको आग लगाते हुए। किसने देखा था? बी ने देखा था। क्या करते हुए देखा था? ए को आग लगाते हुए देखा था। और जिसने देखा था उसी ने गवाही दी, बी ने ही गवाही दी। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट एविडेंस हो गया। तो इसमें हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब वही अगर हम बात कर ले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, सर्कमस्टेंशियल इज दैट विच रिलेट टू द सीरीज ऑफ अदर फैक्ट देन द फैक्ट इन इशू। कड़ी से कड़ी जोड़ने की प्रोसेस। इसमें हम ये बोलेंगे अच्छा वो यहाँ से इधर आया था, तो वो यहाँ से इधर होता हुआ इधर गया होगा, फिर जब इसके पास आया तो उसकी इससे बहसबाजी हुई होगी। अब जब बहसबाजी हुई होगी तो ये संभावना है कि उन दोनों में हाथापाई हुई होगी, ऐसी सिचुएशन। बट एविडेंस हैज फाउंड सो एसोसिएट विद द फैक्ट इन इशू इन रिलेशन टू द कॉज एंड इफेक्ट इट लीड टू सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन। एक तरीके से इमेजिनरी प्रोसेस। इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद हियरसे और सेकेंडरी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हियरसे और सेकेंडरी से बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को स्थापित करने के लिए केस आया था। केस का नाम था मेरिया वेंकटा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस all the circumstances should be established by the independent evidence and they should form a complete chain. पूरी चेन स्थापित करनी पड़ेगी। Bring hence the guilt of the accused without giving the room to the other hypothesis. ये बात समझ में आती है? यही हेल्ड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एक केस और आया था। केस का नाम है शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसके अंदर 5 गोल्डन प्रिंसिपल दिए थे और ये इंपॉर्टेंट है आपका फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू मेंस टू। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब 5 गोल्डन प्रिंसिपल लेड डाउन इन हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। पहला पॉइंट, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कॉल्यूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिशमेंट पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। फैक्ट सो एस्टेब्लिश शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ एक्यूज, हम पढ़ के आ चुके हैं। सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑफ कॉल्यूजिव नेचर एंड टेंडेंसी, सही है। देयर शुड बी अ चेन ऑफ एविडेंस सो कंप्लीट एंड नॉट टू लीव एंड एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। ये आप खुद पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब
रियल पर्सनल। इट रेफर्स टू एनी मैटर विच द कोर्ट परसीव इट सेल्फ सुओ मोटो। एग्जाम्पल दैट द मैन स्टैंडिंग बिफोर अ जज हैज गॉट स्केयर्स ऑन हिज फेस। जज साहब ने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई इसके मुंह पे खरोच के निशान है। ऑब्जेक्ट बाय विच ऑफेंस इज एलेक्ट टू हैव बीन कमिटेड, तो ये उनका हो गया। पर्सनल एविडेंस इज दैट विच इज अफोर्डेबल बाय ह्यूमन एजेंसी, ये बात ध्यान रहेगी। आगे हियर से एविडेंस के बारे में देखते हैं। ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव और सेकेंड हैंड एविडेंस। Hearsay evidence, whatever a person in information giving by someone else, or it may be synonyms with irrelevant. इसको हम बोल देते हैं क्या, वीक पीस ऑफ एविडेंस भी बोलते हैं, वीक पीस ऑफ एविडेंस। ये बात ध्यान रहेगी। आगे क्या लिखा है, द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट और hearsay एविडेंस, इट इज डायरेक्ट एविडेंस इफ द कोर्ट एक्ट अपॉन इट had to rely only upon the witness, whereas hearsay if rely not only upon the witness but some other person। मतलब अगर उस गवाह ने जिसने वो काम होते हुए देखा वो खुद आके गवाही दे रहा है तब तो वो डायरेक्ट है। अब मैं सपोज कर लो मिस्टर एक्स ने वाई का खून किया और वो खून करते हुए जेड ने देख लिया। अब जेड ने मिस्टर एबीसी को बताया, अब वो एबीसी आके गवाही दे रहा है कि मेरे को एक्स ने बताया था कि यहाँ पे इसका खून हो गया। तो देखा किसने था, जेड ने देखा था। एक्स है, इसने वाई का मर्डर कर दिया, और ये होते हुए किसने देखा, ये होते हुए देखा जेड ने। जेड ने बता दिया आगे ए को कि मैंने खून होते हुए देखा। अब कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चली तो जेड के बिहाफ पर ए ने जाके बोला कि मैंने वाई का खून होते हुए देखा, पर देखा किसने था, जेड ने। तो ये हियरसे एविडेंस होता है। ये बात समझ में आती है। एक्सेप्शन, ये आपके प्री में बार बार पूछता है। एक्सेप्शन टू हियरसे रेजिस्टे है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। एडमिशन और कन्फेशन, ये भी आगे आएगा। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32, इसको हम बोलते हैं डैंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 34-35 और स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, ये इसकी एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट फॉर प्री है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, अगला डेफिनेशन, प्रूव्ड की। A fact is said to be proved after consider the matter before it. The court either believe it exists or not exist. Consider its existence so that a probable prudent man can oath under circumstances of particular cases to act upon supposition of its fact। क्या बोला कि एक फैक्ट तब प्रूव्ड माना जाएगा जब जो कोर्ट उसको कंसिडर कर रही है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर उसको भरोसा करे और उस तरीके से उसको माने कि जैसे एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी उस फैक्ट को मानता हो, और उन परिस्थिति में करे जिस परिस्थिति में वो सामान्य आदमी वाला व्यक्ति उसको डील कर सके, तो वो फैक्ट माने जाएंगे प्रूफ। इसके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन देखनी। अगर आपको प्रूफ समझ में आ गई तो आपको डिस्प्रूव भी समझ में आ जाएगी, बस उसके अंदर आपको नोट लगाना है। कैसे disprove, a fact is said to be disproved after consider the matter before it. Court either does not believe it exists, उसमें क्या था, court either believe it to exist, और इसमें क्या है, court either not believe it to exist। ये बात याद रहेगी।
सिंपल सा है। आगे, कंसिडर इट नॉट एग्जिस्टेंस सो दैट द प्रूवेबल प्रूडेंट मैन कैन ओथ टू एक्ट इन अ सपोजिशन ऑन ऑफ इट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ लास्ट डेफिनेशन, जो कि बात करती है नॉट प्रूव के बारे में। फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव व्हेन नाइदर प्रूव नॉट डिसप्रूव। यही पूछ लेगा आपसे प्री के क्वेश्चन के अंदर। तो आज हमारा सेक्शन नंबर 3 तक खत्म हुआ है। कल हम सेक्शन 4 खत्म करके चैप्टर 1 पूरा खत्म कर देंगे। आई होप आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक।